नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा हीट एंड टेम्परेचर पर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर तीसरा पार्ट पढ़ाने वाले हैं। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ITI में पिछली बार क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यानी 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा। ठीक है, तो इसके आंसर दिए हुए हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 148 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध ज्ञात करना है। तो इसका हमने फॉर्मूला बताया था कि C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस की जगह हमने मान कितना रखा, 40 रखा। ठीक है, अपॉन 5 बराबर F-32/9। ठीक है, तो 40 का हम इसका गुणा करेंगे 9 से। ठीक है, 40 का गुणा कैसे करेंगे, 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 यानी 360 बराबर, ठीक है, F-32, ठीक है, अपॉन 5। ये हम इस प्रकार कर सकते हैं, अपॉन 5। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे मानो 5 से इसको काटते हैं 8 बार। कितनी बार काट लिया, 8 बार। ठीक है, 40 हो गया। अब 9 का गुणा हम 8 से करते हैं तो कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया, F-32। ठीक है, अब ये माइनस का 32 इधर आके क्या हो जाएगा, 72 + 32 = डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट का मान आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 और 7 और 3 10, यानी जो फ़ारेनहाइट का मान कितना आ जाएगा, 104। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा, किसके बराबर होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, यानी जो कॉपर की जो विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, उसका मान होता है 0.1। कितना होता है, 0.1 होता है। ठीक है, तो कॉपर की जो यानी तांबे की जो विशिष्ट ऊष्मा वो क्या होती है, 0.1 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, क्या होगा, डी। शरीर के गर्म होने या ठंडे होने की डिग्री क्या कहलाती है, शरीर गर्म होना या ठंडा होना, उसकी जो डिग्री को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम तापमान कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी क्या होगा, बी, यानी इसे हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। ठीक है, तीसरा इसके बाद है क्वेश्चन आगे, पानी का हिमांक, यानी हिमांक का मतलब होता है पानी किस टेम्परेचर पर जमता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो इसका जो हिमांक होता है या जमा बिंदु होता है वो क्या होता है, पानी का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है सेल्सियस में इसका जो पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग तक तापमान नापने के लिए किया था। यानी जो रेडिएशन पायरोमीटर है उसका उपयोग हम कहाँ तक के तापमान नापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेडिएशन जो पायरोमीटर है उसको तापमान नापने के लिए हम देखिए 3000 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करते हैं। कितना करते हैं, जो पायरोमीटर का जो यूज़ है वो 350 लेकर के आपका 350 से लेकर के और 3000 डिग्री सेल्सियस तक हम तापमान नापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, 1 कैलोरी बराबर होती है, 1 कैलोरी बराबर होता है। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, 1 कैलोरी में कितने होते हैं, 4.2 जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस में पानी का क्वथनांक कितना होता है, अभी हिमांक पूछा था। अब सेल्सियस में पानी का क्वथनांक, यानी क्वथनांक का मतलब होता है वो किस टेम्परेचर पर पानी उबलने लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो पानी का जो क्वथनांक होता है सेल्सियस में कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें अभी मैंने बताया था आपको 300 से अधिक और 3000 तक डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस अगर हमें तापमान नापना है तो उसके लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम, पायरोमीटर का हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ऊष्मा जनित एक पिंड में वृद्धि होती है जिसके कारण पिंड में परिवर्तन होता है, निम्न में से वह कौन सा है। ठीक है, जब किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर क्या होगा, उसका पिंड का आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है या आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर किसी पिंड में, ठीक है, अगर हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर क्या हो जाएगा, वो फैलने लग जाएगा, जिससे उसका क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा देने पर, ऊष्मा अगर हम वृद्धि करेंगे किसी वस्तु में तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तापीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है। यानी कौन सा एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से तापीय ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, तापीय ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा, उसके लिए हम भाप इंजन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, भाप इंजन, क्योंकि भाप इंजन में ईंधन चलता है, ईंधन जलने से क्या होती है, उसमें तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और तापीय ऊर्जा से इंजन क्या करता है, यांत्रिक कार्य करता है। ठीक है, उसे हम ठीक है, तो किसी भी यंत्र को चलाते हैं इंजन से। ठीक है, भाप इंजन से क्या होता है, तापीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन से एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, हीट होती है, तापमान होता है, उबलना होता है, या फ्यूजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट। यानी हीट क्या होती है, हीट ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, तो हीट क्या है, यानी ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा का रूप होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रीमर पैमाने पर पानी का उबाल बिंदु कितना होता है। यानी जो रीमर पैमाना है, ठीक है, तापमान का जो कौन सा रीमर पैमाना है, रीमर पैमाने का जो उबाल बिंदु होता है, क्वथनांक बिंदु होता है, वो कितना होता है, 80 डिग्री रीमर होता है। कितना होता है, 80 डिग्री रीमर होता है इसका आंसर। ठीक है, उबाल बिंदु कितना होता है, 80, लेकिन इसका जो जमाव बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी इंडक्शन स्टोव के अंदर, कोई भी इंडक्शन स्टोव है यानी बिजली से चलने वाला स्टोव है, के अंदर कौन सी ऊर्जा को हीट ऊर्जा में बदला जाता है। अब बिजली से चलता है, ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा होगी, अगर वो बिजली से चल रहा है आपका, ठीक है, किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिकल चल रहा है, बिजली से चल रहा है, तो क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को हीट ऊर्जा में बदलता है। तो हीटर होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को किस में बदलते हैं, हीट ऊर्जा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 27 डिग्री सेल्सियस को बदलना है। किसे बदल रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस को बदलना है। अब बदलना किस में, क्योंकि इसमें सारे आंसर किस में दे रखे, कैल्विन में दे रखे। तो कैल्विन और सेल्सियस का जो हमारा संबंध है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस और कैल्विन संबंध होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 के माइनस 270 अपॉन 5, ये संबंध होता है। ठीक है, तो पूरा संबंध मैं आपको बताता हूँ, देखो C/5 ये होता है। ठीक है, F-32 अपॉन, ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 9, और ये होगा आपका K-273 अपॉन 5, ठीक है, बराबर R/4। ये पूरा इसका संबंध होता है। ठीक है, पूरा सिंबल, ये पूरा सूत्र है। तो इसमें से हमें केवल आपको सेल्सियस और केल्विन लेना, तो सेल्सियस और केल्विन में जो संबंध है वो ये है। अब सेल्सियस हमारा कितना अंदर रखा, 27, इसकी जगह हमने 27 लिख दिया। ठीक है, केल्विन माइनस 253 अब देखिए यहाँ 5 से 5 कट जाता है, देखिए क्या बचेगा, 27 बराबर K-273 बचेगा। ठीक है, देखिए K-273 है, तो इसको हम 273 में कितना जुड़ जाएगा, हमारा 27 जुड़ जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचेगा, केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में हम पूरा जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, केल्विन, यानी 300 आंसर आएगा। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितने के बराबर होगा, 300 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ़ की लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जो बर्फ़ की जो लेटेंट होती है, जो गुप्त ऊष्मा होती है, वो कितनी होती है। ठीक है, तो बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है आपकी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी इकाई ग्राम में, यानी 1 ग्राम में कितनी कैलोरी चाहिए, 80 कैलोरी। ठीक है, जो बर्फ़ की लेटेंट होती है, हीट होती है, वो कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये कई बार क्वेश्चनों में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छे तरह से याद कर लें इनको। उसके बाद चलते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 104 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। ये पहला सबसे पहला क्वेश्चन था, उसी को क्या किया है एग्जाम में, उसके रूप में बदल दिया है। ठीक है, पहले 40 डिग्री सेल्सियस को पूछा था फ़ारेनहाइट में, अब इसमें पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट को किसमें बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो 104 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे मान लो जैसे C/5 ये हमारा सूत्र है। ठीक है, F-32, ठीक है, अपॉन 9। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा सेल्सियस में बदलना ही है हमको, सेल्सियस में हमको इसको बदलना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का मान कितना है, 104 है। ठीक है, -32 अपॉन 9। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाते हैं तो ये आगा आपका 72 अपॉन 9। ठीक, कितना हो जाएगा, 72, 104 में से 32 घटाएंगे तो आपका 72। ठीक है, अब ये 72 हमारा जो कट जाता है, ठीक है, 72 को हम 9 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा। ठीक है, अब कितना हो गया, ये देखिए ये हो गया हमारा C/5 = 8। ठीक है, लेकिन अब C/5 = 8 है तो हम क्या करेंगे, C बराबर निकालेंगे तो 8 इंटू क्या करेंगे, हम 5 करेंगे, 8 इंटू 5 करेंगे तो 8 इंटू 5 वो कितना होगा आपका, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। यानी तो 104 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होगा वो किसके बराबर होगा, 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्पेस के माध्यम से धरती की ओर आने वाली सूर्य की गर्मी को कहते हैं। ठीक है, सूर्य की जो सूर्य से आने वाली जो गर्मी है, ठीक है, वो स्पेस यानी
के माध्यम से आ रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, रेडिएशन कहते हैं, विकिरण कहते हैं, ठीक है, विकिरण यानी रेडिएशन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है 76 वाला क्वेश्चन है, तरल व ठोस पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो फैलते हैं, इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रयोग हम किस में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। किसमें, थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर में क्या यूज़ करते हैं, पारा, यानी पारा यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पारा किसके सिद्धांत करता है, पारा में अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो फैलने लग जाता है, ठीक है। तो पारा कैसा है, एक अर्ध ठोस है, ना ही ठोस है ना ही तरल है, ठीक है। तो ये पारा होता है, ठीक है। तो पारे का उपयोग हम इसमें करते हैं, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, तरल व ठोस पदार्थों को जब गर्म करते हैं तो इस सिद्धांत का प्रयोग हम करते हैं किसमें, थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वस्तु के तापमान पैमाने के लिए सही नहीं है, ठीक है। तापमान जो पैमाने के लिए वो सही नहीं है, तो कौन सा, सेंटीग्रेड तापमान पैमाना है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये आप क्या, सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट, ठीक है, और उसके बाद केल्विन, ठीक है। तो ये तो आपके तापमान के पैमाने हैं तीनों, ठीक है। लेकिन जूल होता है वो ऊष्मा का मात्रक होता है, ऐसा ही, ठीक है। तो ऊष्मा, ये तो ऊष्मा का है, ये सभी तीनों तापमान के, तो तापमान के लिए कौन सा नहीं है इसमें, ये जूल नहीं है, क्या नहीं है, जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊष्मा के लिए, हीट के लिए, ये हीट के लिए, ठीक है, और ये तीनों किसके लिए, तापमान। तो इसमें पूछा तापमान के लिए कौन सा नहीं है, तो इसमें जूल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पानी की विशिष्ट ऊष्मा, यानी जो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, निम्न में से ऊर्जा स्थानांतर को कहा जाता है, यानी ऊर्जा स्थानांतर क्या कहलाती है, ठीक है। अब कौन कौन सी ऊर्जा स्थानांतरण है इसमें, हीट ट्रांसफर कौन कौन सा तरीका सा है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर के लिए कंडक्शन है, कंडक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है। कंप्रेशन नहीं है, ये कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, ये सभी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्शन। कंडक्शन ऊर्जा हीट ट्रांसफर कहलाता है, यानी कंडक्शन तरीके से हम चालन विधि से हम क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट निम्न में से क्या मापने की इकाई है, जो फ़ारेनहाइट है वो क्या है, तापमान नापने की इकाई है, यानी ताप नापने की इकाई होती है, ठीक है, जो डिग्री में है, ठीक है। तो ताप की इकाई डिग्री होती है, लेकिन इसके पैमाने कौन सा, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपका रीमर हो गया, ठीक है, और केल्विन, ये इसके होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ताप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की, देखिए क्या पूछ रहा है, ये ऊष्मा पूछ रहा है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद है 82 में क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस, यानी -40 डिग्री सेल्सियस के किसके बराबर होगा। यानी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है। देखिए जुलाई 2016, जुलाई 2017। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो -40 डिग्री सेल्सियस है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर ही होता है। कितने के बराबर होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर ही होता है, ठीक है। जब इनको सॉल्व करते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा, -40, यानी दोनों पैमाने बराबर होते हैं। कितने पे, -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट, और जो फ़ारेनहाइट और केल्विन जो पैमाने हैं, केल्विन नहीं सॉरी, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना, जो फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस पैमाने क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस वो किसके बराबर होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए हमारा है -40 डिग्री हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमारा सूत्र पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सूत्र है हमारा C/5, ठीक है, F-32/9, ठीक है। देखिए C हमारा कितना दे रखा है, -40 डिग्री दे रखा है, और 5 हो गया, ठीक है, और इजिकल टू F-32/9, ठीक है। तो 5 से ये कटा हमारा -8 बार, ठीक है, -8 का गुणा हम करते हैं, -8 का गुणा हम किससे करते हैं, देखिए -8 का गुणा हम करते हैं किससे, 9 से, इसका गुणा हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा हमारा ये F-32, ठीक है। देखिए ये माइनस कितना हो गया, ये हमारा 72 इजिकल टू F-32। अब देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो देखिए क्या आता है हमारा, -72 है ये इधर 32 प्लस का हो जाएगा, +32 इजिकल टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसको हम घटाते हैं तो माइनस का 40 आता है। कितना आता है, जो फ़ारेनहाइट बराबर आ जाएगा, जो हमारा फ़ारेनहाइट बराबर कितना आंसर आ जाएगा, फ़ारेनहाइट बराबर यानी कितना आएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्या है इसका, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। दोनों पैमाने बराबर होते हैं। फ़ारेनहाइट हाइट में, फ़ारेनहाइट मापक में हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है,
32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। ऊष्मा का मात्रक है, जो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? वो कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो ऊष्मा का जो मात्रक होता है, हीट का जो मात्रक है, ठीक है, वो क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान मापा जाता है, यानी तापमान को नापते हैं कैलोरीमीटर से नहीं, ऊष्मा को नापते हैं इससे, थर्मामीटर से नापते हैं, ठीक है, पायरोमीटर से नापते हैं। तो यानी थर्मामीटर से और पायरोमीटर से, थर्मामीटर से हम सामान्य ताप नापते हैं और पायरोमीटर से हम अधिक तापमान नापते हैं, जैसे भट्टियों का तापमान नापते हैं। तो इसका आंसर बी और सी दोनों ही है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, यानी इसका मतलब क्या होगा? डी। यानी इसका आंसर बी और सी दोनों ही यानी होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। किसी भट्टी का तापमान, देखिए इस पर आगे क्वेश्चन सेम, यानी किसी भट्टी का तापमान किसके द्वारा नापते हैं? भट्टी का तापमान हम पायरोमीटर से नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं? पायरोमीटर से इसका तापमान नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। उसमें परिवर्तनशील ऊर्जा है जो कि परिशुद्धता के आधार पर प्रभावित होती है। ठीक है। जो किसकी परिशुद्धता के आधार पर प्रभावित होती है? यानी तापमान के अंतराल पर, यानी किसके अंतराल पर? यानी अगर किसी वस्तु को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है ऊष्मा का, ठीक है, Q बराबर MS डेल्टा T। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो जो ऊष्मा जो परिवर्तनशील ऊर्जा है, जो क्या करेगी? किसकी परिस्थिति पर प्रभावित होती है? वो तापमान के अंतराल पर, यानी डेल्टा टी पर, इसके अनुसार क्या होती है? वो प्रभावित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापमान अंतराल, यानी क्या हो जाएगा? तापमान के अंतराल, यानी बी आंसर हो जाएगा। तापमान अंतराल के आधार पर ऊष्मा प्रभावित होती है। ठीक है। किसी अगर वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है, ऊष्मा निकालते हैं तो उसका तापमान घटता है। तो इसका ये सूत्र है जो, ठीक है, ऊष्मा के लिए सूत्र हम यूज करते हैं, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें से असंगत कौन सा है? ठीक है, त्वरण, चालन, संवहन, विकिरण। अब देखिए, चालन क्या है? हीट ट्रांसफर होता है। संवहन भी हीट ट्रांसफर है। ठीक है, हीट ट्रांसफर की विधि है, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है, ये भी विधि है। ठीक है, लेकिन त्वरण नहीं है। त्वरण क्या है? एक रेखीय है। ठीक है, गति के, ये गति और, ठीक है, और वेग में से, ये गति और वेग में से, ठीक है, कैसे जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन उसे त्वरण कहते हैं। तो इसमें असंगत जो कौन सा होगा वो होगा आपका त्वरण होगा। ठीक है, क्या होगा? त्वरण। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग तापमान के नापन के लिए उपयोग नहीं किया था? थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं क्या? नहीं। गीजर का, ठीक है, पायरोमीटर, थर्मामीटर। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं तो थर्मिस्टर होता है, कम तापमान मापने के लिए थर्मिस्टर जो लगते हैं उसके थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं तापमान नापने के लिए, और थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन गीजर का जो उपयोग है, जो गीजर का जो उपयोग है, हम किसके लिए यूज़ नहीं करते हैं? तापमान के नापन के लिए हम यूज नहीं करते हैं। ये वाला हम यूज नहीं करते हैं। कौन सा वाला? गीजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीजर। ठीक है, गीजर तो क्या करता है हमको, यानी इलेक्ट्रिक ऊर्जा को, किस्म इलेक्ट्रिक ऊर्जा से क्या माध्यम से, जब पानी को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो क्या ये तापमान मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान का मानक नहीं है? अब मानक कौन सा नहीं है? देखिए, पारे का मानक। ठीक है, पारे का हम यूज लेते हैं किसमें? थर्मामीटर में लेते हैं, तो ये भी मानक है। जल का क्वथनांक, यानी पानी का जो क्वथनांक होता है, उबाल बिंदु, ये भी मानक है। लेकिन तांबे का जो हिमांक है वो इसका मानक नहीं है। क्या नहीं है? मानक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबे का हिमांक, यानी तांबे का हिमांक, यानी सी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानक यानी तापमान का ये मानक नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित जल को इसके क्वथनांक तक गर्म किया जाए तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में होगा। ठीक है, अब जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको हम कितना गर्म कर रहे हैं? क्वथनांक। क्वथनांक मतलब होता है वो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सेल्सियस में क्या है? हिमांक है, और ये सेल्सियस में क्या है? क्वथनांक है। ठीक है, तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में होगा। फ़ारेनहाइट में यहाँ पूछ रहा है क्वथनांक पर कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किस में होता है? ये आपका 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो आपका होता है जमा बिंदु होता है, लेकिन इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि इसका जो क्वथनांक पर कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 212 डिग्री हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्शन यानी चालन। ऊष्मा प्रसरण विधि के अंतर्गत ऊष्मा का प्रसरण किसके द्वारा होता है? ठीक है, इसमें जो कंडक्शन में ऊष्मा का प्रसरण कैसे करते हैं? कंडक्शन में क्या होता है कि जब हम एक कण को ऊष्मा देते हैं तो जो पास वाले कण को ऊष्मा दी जाती है। इस प्रकार कण की अपना स्थान नहीं बदलते हैं। एक कण दूसरे कण को ऊष्मा देता है, इससे क्या होता है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो परमाणु मिलकर ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं, तो इसका क्या होगा? ये कण मिलकर के। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं चालन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
1 पौंड जल का तापमान, 1 पौंड जल लिया, ठीक है, 1 पौंड जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वह ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। यानी 1 पौंड ले रहे हैं, ठीक है, 1 पौंड को हम LV से व्यक्त करते हैं, 1 पौंड का हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं ऊष्मा की मात्रा, उसे कहते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाएगी ये? सॉरी, देखिए ये आपकी कहलाती है सेंटीग्रेड यूनिट, ठीक है। देखिए सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाती है, ठीक है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाती है ये वाली, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि इसका जो मान क्या आ जाएगा, ये सेंटीग्रेड यूनिट, यानी आंसर भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट में जो कैलोरी होती हैं वो आपकी होती हैं 453.6 कैलोरी, ठीक है। ये 453.6 कैलोरी होती है, ठीक है। तो 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट में 453.6 कैलोरी थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है तापमान पर फ़ारेनहाइट थर्मामीटर तथा सेंटीग्रेड थर्मामीटर की रीडिंग देते हैं, यानी जब दोनों की रीडिंग किस पर बराबर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि -40 डिग्री, -40 पर फ़ारेनहाइट की और आपकी -40 पर डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड की, दोनों की रीडिंग क्या होती है, बराबर होती है। तो अभी बताया था मैंने आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों की रीडिंग क्या होती है, बराबर होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTU, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होती है, उसमें होते हैं एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती है। कितनी होती है? एक BTHU में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी होती है? ये 252 कैलोरी होती हैं, ठीक है, 252 कैलोरी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 20 डिग्री आरंभिक तापमान वाले, तापमान पहले तक कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री दिया हुआ है, जल को इसके क्वथनांक तक यानी गर्म किया जाए तो इसके तापमान में फ़ारेनहाइट में कितनी वृद्धि होगी? सेल्सियस में दिया है, यानी 20 डिग्री तापमान पहले से ही है और इसको करना है हमें क्वथनांक, यानी 100 डिग्री करना है। क्या करना है? 100 डिग्री करना है। तो 20 डिग्री से 100 डिग्री करने में कितना तापमान बढ़ाना पड़ेगा? इसका 80 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 80 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? देखिए 20 डिग्री पहले से दिया हुआ है, यानी जो प्रारंभिक तापमान कितना दिया हुआ? 20 डिग्री दिया है, लेकिन इसको कहाँ तक गर्म करना है? क्वथनांक तक गर्म करना है। तो क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करना है। तो कितना तापमान और बढ़ाना है उसका, यानी 80 में से कितना अंतर करना है, यानी तापमान कितना और बढ़ाना है? 80 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस में कितना बढ़ाना है इसको? 80 डिग्री। लेकिन ये पूछ रहा है इसका फ़ारेनहाइट में कितनी वृद्धि होगी, तो ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो 80 डिग्री को फ़ारेनहाइट बदलने के लिए इन दोनों संबंधों को यूज करेंगे, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाला। सेंटीग्रेड कितना दे रखा है? हम 80 दे रखा है, ठीक है, और अपॉन 5 F-32/9। तो ये 5 से काट लेते हैं इसको, ठीक है, 5 से हम 80 को काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा। 16, ठीक है, गुणा हम किससे कर देंगे? 9 से। ये 16 बार कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, = होगा ये आपका F-32। अब इसमें देखिए 16 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 144 यानी 144 आएगा, बराबर F-32, ठीक है। तो देखिए F का मान निकालेंगे तो -32 को बदल जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी 144 + 32 = ठीक है, क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6 7 1 यानी 176 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका? 176, यानी 176 इसका आंसर आ जाएगा, यानी डी होगा, ठीक है। उसके बाद चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री सेंटीग्रेड की थर्मामीटर की रीडिंग डिग्री फ़ारेनहाइट की दुगनी है, ठीक है। यानी जो सेंटीग्रेड वाली जो डिग्री है वो सेंटीग्रेड कितनी है? इकाई है, तो फ़ारेनहाइट कितनी है? उसका दुगना है। कितना है? दुगना है। इसमें पूछ रहा है फ़ारेनहाइट की डिग्री कितनी है? दुगनी है। और सेंटीग्रेड कितनी है? 1 है। तो देखिए मान लेते हैं कि सेंटीग्रेड की कितनी है? x है, और फ़ारेनहाइट कितनी है? 2x, यानी फ़ारेनहाइट दुगना है। तो देखिए इस संबंध का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है, x और 2x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए x/5 यानी ये हम सूत्र यूज़ करते हैं, C/5 बराबर F-32/9, ठीक है, ये हमने सूत्र यूज़ किया। तो C की जगह कितना है? सेंटीग्रेड कितना है? x, और F की जगह 2x है, ठीक है। तो देखिए किया है x/5 2x -32/9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 का गुणा हम x से करते हैं तो 9x हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5 का गुणा हम किससे करते हैं? देखिए यानी 9 गुणा x से किया, 9x हो गया, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब 5 का गुणा हम जो करेंगे वो 2x - 32 से करेंगे, ठीक है। देखिए 9x हो जाएगा = 10x, ठीक है, -5 का गुणा हम इससे करते हैं तो इसका मान आ जाता है 160, ठीक है। देखिए अब देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें अब
इधर को हम -160 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 160, क्या हो जाएगा प्लस का 160 हो जाएगा, और 10x इधर है -9x हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 गए तो 1x बचेगा। तो x का मान कितना आया यहाँ पे, जो x का मान है वो कितना आ रहा है 160, यानी जो सेंटीग्रेड का जो कितना मान आ रहा है 160 आ रहा है। और फारेनहाइट कितना उसका दुगना है 2x है, तो इन दोनों गुणा कर देंगे, 2 का 160 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। ठीक है, तो 160 और 320 इसके आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका 160 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने के बराबर होगा, 160 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा 300 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 डिग्री बराबर 32 डिग्री फारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो 32 डिग्री जो फारेनहाइट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 32 डिग्री फारेनहाइट में क्या है ये मांग है, और सेल्सियस में कितना होता है उसका 0 डिग्री होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, समान तापमान वाले दो पदार्थों में होता है। अब किसी कोई दो पदार्थ हैं, ठीक है, दो पदार्थ हैं, एक ये हो गया एक हो गया। अब इनका अगर तापमान क्या है समान है, तापमान समान है तो कंडीशन क्या हो सकती है, उनमें तापमान की समान मात्रा हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, उनमें तापमान की मात्रा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हीट पर निर्भर करेगा, किस पर करेगा तापमान, हीट में करेगा। ठीक है, तो यानी या तो ए होगा या बी हो सकता है। क्या हो सकता है, यानी तापमान अगर बराबर है, मान लीजिए समान तापमान वाले दो पदार्थों में समान तापमान रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ताप की समान मात्रा है, ये तो हो सकता है। ठीक है, तापमान की मात्रा समानता रखी है, लेकिन उसमें क्या क्या रखा है कि उनमें ताप की अलग अलग मात्रा भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर हीट के अनुसार भी निर्भर करता है। ठीक है, देखिए हीट इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अगर तापमान भी बराबर है तो हीट क्या है उसकी अलग अलग है, तो उसके अनुसार क्या होगा उनमें ताप की मात्रा अलग अलग हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पानी गर्म करने के दौरान पानी के कारण गर्म हो जाता है। अब पानी को जब हम गर्म करते हैं तो पानी किसके कारण गर्म होता है, तो पानी जो गर्म होता है वो कंडक्शन के कारण होता है, यानी जो पानी के जो गर्म वाले बिंदु हैं, जो गर्म वाले जो कण हैं वो नीचे से ऊपर जाते हैं और ठंडे कण ऊपर से नीचे आते हैं। तो इसे हम कहते हैं सम्मान कहते हैं, क्या कहते हैं कंडक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताप ट्रांसफर के निम्नलिखित मोडों में से कौन सा निर्वात में हो सकता है। ठीक है, जो निर्वात में होता है जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं रेडिएशन, क्या कहते हैं विकिरण कहते हैं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं रेडिएशन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या चाहिए माध्यम चाहिए, इसमें भी माध्यम चाहिए। तो यानी किसी भी निर्वात यानी निर्वात में होता है उसे हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद ताप की इकाई क्या होती है, ताप की इकाई डिग्री होती है। क्या होती है, ताप की इकाई डिग्री होती है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पदार्थ के संपर्क में आए बगैर तापमान को मापने वाला, पदार्थ के संपर्क में नहीं आता है ऐसा तापमान वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाएगा आपका, हाँ पायरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, पायरोमीटर होगा। आंसर डी होगा। ठीक है, क्या होगा पायरोमीटर होता है ये जो कि पदार्थ के संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी भट्टियों का तापमान नापना है तो उसके लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 350 डिग्री से अधिक तापमान को नापने किसी यंत्र करते हैं पायरोमीटर, यानी 350 से अधिक तापमान नापना उसके लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, सी आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के बीच संबंध को दर्शाने वाला सूत्र है। ठीक है, इसमें ये सूत्र पूछ लिया है। ठीक है, सूत्र पूछ लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा C/100 होता है F-32/180। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो संबंध है यही होता है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है आपकी, लेटेंट हीट होती है। जो लेटेंट हीट है, पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो इंग्लिश में पूछा था, यहाँ हिंदी में पूछ लिया। ठीक है, तो भाषा चेंज करके पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक, कितना होगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ़ की लेटेंट हीट होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, आंसर भी होगा इसका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ऊष्मा की वह मात्रा जिसमें 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने की जरूरत होती है, तो ऊष्मा क्या कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं, यानी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा जो कैलोरी होती है वो कितनी होती है 4.2 कैलोरी होती है। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, यानी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उसे हम क्या कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उस पर चलते हैं लास्ट एंड फाइनल। SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम में ऊष्मा की इकाई क्या होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति में होती है जो ऊष्मा की इकाई होती है वो जूल होती है। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, ऊष्मा की जो इकाई होती है वो जूल होती है। ठीक है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, जो मैं आपको बता दूं, देखिए कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, और ऊष्मा का मात्रक ऊष्मा, ठीक है, इन सब का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है। क्यों, ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जो ऊर्जा का जो मात्रा होगा वही किसका मात्रा होगा ऊष्मा का होगा। ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल होता है। ठीक है, और जूल हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं जूल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों
आज हमने मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पूरे कंप्लीट करा दिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।